हेलो बच्चों। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में मैथ्स के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। जीके बोर्ड के किस तरह से क्वेश्चन जीके बोर्ड में पूछे जाते हैं, मैथ्स के क्लास 12th का है। और किस तरह से हमें सॉल्यूशन करना है, कौन सी गलतियां हमें नहीं करना है, क्या प्रॉपर तरीका होता है सॉल्यूशन करने का, और अच्छे से अच्छे मार्क्स, ठीक है, 100% मार्क्स कैसे सिक्योर करें, इस हम लोग वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक पेपर हमने बनाया है, उससे रिलेटेड एक जेके बोर्ड के रिलेटेड मैथ्स के क्वेश्चन है। अब जैसे आपका ये सेक्शन ए है में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है कि इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर तो देन ए बी माइनस बी ए इज। मतलब ए आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें ए बी माइनस बी ये मैट्रिक्स से बताना है कि क्या होगा। स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब जैसे देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं, यहीं पर यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। अब जैसे ए और बी आपका क्या है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब सिंपल सी बात हो गया कि ए हमारा किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज के, और बी हमारा किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज का। क्यों? क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, जिसका ऑर्डर सेम है। अब ए बी माइनस बी ए पता करना है, तो स्क्यू और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स तो होगा नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखो किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे निकालते हैं, उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए बी माइनस बी ए का हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, देखो ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किए, तो ये हो जाता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, ये बी ट्रांसपोज। अब देखो बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, क्योंकि बी हमारा सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर बी ट्रांसपोज को बी को लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज को ए के बराबर लिख सकते हो, फिर ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लोगे, तो ए बी जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, बी ए जो हमारा माइनस में हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला, यहाँ से क्लियर दिख रहा है, यहाँ से क्या दिख रहा है आपका, क्लियर दिख रहा है कि ये जो हमने मैट्रिक्स लिया, इसका ट्रांसपोज किया, वही सेम मैट्रिक्स आ गया लेकिन निगेटिव। तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या हो गया जी, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहला हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अब आइए ए टू पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू पावर डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू पावर एक्स अपॉन डी एक्स। मतलब ए टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर है, तो इसका हो गया कितना, बी। अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कर देते हैं। जैसे देखो ए टू पावर एक्स को करना है, तो वाई इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, ए टू पावर एक्स। कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो या वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो, तो उसके लिए हम लॉग लेते हैं। तो इसको वाई मान लिए, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना मतलब वाई को डिफरेंशिएट करना, तो पहले हम लॉग ले लिए। तो लॉग वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग ए टू पावर एक्स। लॉग की प्रॉपर्टीज़ करेंगे तो ये जो पावर में एक्स है यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ से हट जाएगा, और ये लॉग वाई होगा, ये लॉग वाई, तो ये एक्स हो जाएगा और लॉग ए हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दिए। अब अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना हो गया, लॉग एक कांस्टेंट है तो ये तो बाहर हो जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, लॉग वाई का कितना हो जाएगा, 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये कितना हो गया, लॉग ए। अब यहाँ से देखो y को उधर भेजो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा कितना के बराबर हो जाएगा, y लॉग ए के बराबर। अब ये y की वैल्यू कितनी है, ए टू पावर एक्स से लॉग ए, तो इसका आंसर बी। ओके, यहाँ से ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन दे दिया, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नहीं करना होता है, केवल आंसर बताना होता है। आगे देखिए, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका हमें ऑर्डर बताना है। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हमारा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का मैक्सिमम टाइम ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कितने बार, डेरिवेटिव का ऑर्डर मतलब कितने बार उसको डिफरेंशिएट किया गया है। तो कितने बार, देखो इसमें तो एक बार भी नहीं, इसमें एक बार किया गया, इसमें दो बार किया गया, इसमें तीन बार किया गया, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो गया। आगे देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ ए
इंटीग्रेशन ई टू पावर 2x dx, ये एक इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आंसर लिख लो। देखो ई टू पावर 2x का क्या होता है, ई टू पावर 2x ही हो जाएगा, और x के साथ कितना मल्टीप्लाई है 2, तो ये हो जाएगा डिवाइड 2 प्लस सी। इसको सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो आएगा, ये हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, तो ख़त्म हो गया। अब आते हैं सेक्शन बी में। देखिए सेक्शन बी के क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें 8 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ए हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है, और हमें वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो 2 ऑर्डर का होगा, क्यों, क्योंकि इधर भी 2 ऑर्डर का होगा तो इधर भी 2 ऑर्डर का होगा। अब देखो मैट्रिक्स ए हमारा 2 ऑर्डर का है, तो उसका ट्रांसपोज भी 2 ऑर्डर का होगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऑर्डर का आएगा। तो पहले इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, और ट्रांसपोज निकाल कर फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके ट्रांसपोज की, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं। तो बता, चलिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर, इसका हमने यहाँ पर सोल्यूशन पहले से तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो, ठीक है, जो आप यहाँ पर जैसे देख रहे हो कि मैट्रिक्स से दिया हुआ है यहाँ पर, अच्छा, उसका ए ट्रांसपोज हमने निकाल लिया, ठीक है, उसका ए ट्रांसपोज निकाल लिया। उसके बाद क्या किया हमने, क्या हमें करना है, फिर ए ट्रांसपोज इनटू ए निकाला, क्योंकि हमें बताना है, तो ए ट्रांसपोज इनटू ए, तो ए ट्रांसपोज को हमने पहले लिख दिया, यहाँ पर ए ट्रांसपोज को पहले लिख दिया। उसके बाद फिर क्या किया, मैट्रिक्स ए को लिखा, क्योंकि आप गलती करोगे, गलती क्या कर देते हो कि पहले ही मैट्रिक्स ए लिख देते हो उसके बाद ए ट्रांसपोज, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी है, ओके। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज देना है इनटू मैट्रिक्स है, तो फिर मैट्रिक्स है, इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, तो रो को कॉलम के साथ करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, फिर इसको वैसे ही करेंगे। तो हमने देखो मल्टीप्लाई किया है, ये आया वैल्यू। अब देखो साइन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में एक माइनस में है, तो कट गया 0, ये भी देखो कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1, तो 1 0 0 1, दिस इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर हो गया, हैंस वेरीफाइड, ये ख़त्म, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड एक्स एंड वाई। अब ये एक्स क्या है, स्मॉल में है, और वाई भी है स्मॉल में, इसका मतलब ये एलिमेंट होगा किसका, मैट्रिक्स का। ये देखो मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है हमारा, ये आपका मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें देखो एक्स और वाई उसके एलिमेंट है, ये ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई को सॉल्व करके वैल्यू निकालना है, सिंपल सी बात है। मैट्रिक इक्वेशन दिया है, मतलब कि देखो ये एल एच एस आर एच एस के बराबर है, तो हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे इसमें। तो पहले हमें इस एल एच एस को सॉल्व करके एक मैट्रिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, ओके। करते हैं चलिए इसका सोल्यूशन। तो जैसे आप देख रहे हो ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया हुआ है, पहले हमें लिख लिए हैं। पहले आप क्या करेंगे, पहले ये 2 जो है ये पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई है, इसमें मल्टीप्लाई है नहीं, इसमें नहीं मल्टीप्लाई है, केवल इसमें मल्टीप्लाई है। तो आप क्या जानते हो कि कोई भी स्केलर वैल्यू मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो उसके एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स में, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो यहाँ पर, अब ये एज ए लिख दिया। अच्छा, अब इसको हम प्लस कर देंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया, ये आ गया। देखो अब ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का, और दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, तो 2 + y 5 के बराबर हो जाएगा। 6 आपका 6 के बराबर है ही है, 1 1 के बराबर है, तो 2x + 2 किसके बराबर, 8 का बराबर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, और यहाँ पर हमने y की वैल्यू निकाल दिया है। ये 2 को इधर ले जाओगे तो 5 - 2 y 3 हो जाएगा, यहाँ भी x की वैल्यू निकाल दी। तो ये आपका हमारा आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये लिमिट का क्वेश्चन है, हमें लिमिट ये वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x + x cos x अपॉन b sin x, ओके। चलिए इसको करते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन है 7,
जो दिया हुआ पहले लिख लेते हैं। लिमिट में क्या करते हैं कि पहले हम चेक करते हैं कि x टेंस टू 0 पर ये वैल्यू हमारा मिल रहा है कि नहीं, डिटरमाइन है या इनडिटरमाइन वैल्यू है, ठीक है, डिफाइन है या नहीं डिफाइन है। ओके, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि x यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है, x 0 को अप्रोच कर रहा है, x इक्वल टू 0 नहीं है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। x 0 को अप्रोच कर रहा है मतलब x 0 के बहुत क्लोज है, तब हमें ये वैल्यू बतानी है, क्योंकि ये x इक्वल टू 0 पर ये डिफाइंड नहीं है। तो पहले ही हम चेक करते हैं, तो पहले चेक करते हैं तो ये वैल्यू आता है कितना, 0/0 फॉर्म आता है। तो क्या करते हैं, मतलब 0/0 आता है तो फिर थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मैंने सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसके लिए कुछ फार्मूले होता है, यहाँ पर साइन और कॉस है, तो लिमिट के देखो कुछ फार्मूले होता है, हम क्या जानते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 होता है, और लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसी का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कॉस है, यहाँ पर साइन है, तो साइन का एंगल कितना है, x, तो नीचे भी डिवाइड में x होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, ऊपर में दोनों में x है, हमने कॉमन ले लिया x। अब ये x हम इसको नीचे भेज सकते हैं, हाँ भेज सकते हैं, देखो इसको हम नीचे, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये x है, जैसे ये a प्लस ये हो गया cos x और अपन b साइन x, तो इस x को हम नीचे भेज सकते हैं, डिवाइड में हो जाएगा, वही यहाँ पर किया गया है। तो अच्छा मैंने वही कर दिया, देखो यहाँ पर वैसे ही किया गया है। ओके, तो अब ये किया गया, अब हम लिमिट लगाएंगे। अब देखो हमने डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, आप ऊपर लिमिट लगा सकते हो, ये लिमिट x टेंस टू 0 है, इसका मतलब न्यूमरेटर में भी लिमिट है और डिनोमिनेटर में भी लिमिट का यूज़ किया गया है। आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो कि लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस कॉस x और लिमिट x टेंस टू 0 b साइन x, दोनों में लिमिट लगाए तो एक कांस्टेंट है तो कुछ नहीं होगा, cos x में लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये b कांस्टेंट है तो बाहर, तो a प्लस 1 अपॉन b इंटू 1 आ गया, तो a प्लस 1 अपॉन b, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देख रहे हो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरीफाइड दैट द फंक्शन y इक्वल टू e टू पावर x प्लस 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस y इक्वल टू 0। हमें वेरीफाई करना है क्या कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो है क्या है, सॉल्यूशन है, ये हमें वेरीफाई करना है। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, ये हमें वेरीफाई करना है। सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो जब किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया होता है और हमें पता करना है कि उसका है कि नहीं, तो वो वैल्यू उसमें हम रखते हैं, रख कर चेक करते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर तो y डबल डैश है, y डबल डैश का मतलब हुआ डबल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और y डैश का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और हमें तो y दिया हुआ है, y की वैल्यू y इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस 1, मतलब पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर उसकी वैल्यू हम इसमें रख कर देख करेंगे, चेक करेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर करेगा तो सॉल्यूशन है और नहीं करेगा तो नहीं है। चलिए इसको भी हम करते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि y इक्वल टू ई टू पावर एक्स है, तो हमें इसको डिफरेंशिएट किए, y डैश का मतलब हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब ई टू पावर एक्स को हमने y की जगह पर रख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये प्लस में है तो ई टू पावर एक्स को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और 1 को अलग किया गया है, तो ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू पावर एक्स ही, और 1 हमारा कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो ई टू पावर एक्स प्लस 0 क्या हो गया, ई टू पावर एक्स। ओके, मतलब y डैश हमारा कितना आ गया, y डैश कितना आ गया, ई टू पावर एक्स। फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, y डबल डैश का मतलब y डैश को फिर से डिफरेंशिएट किए, y डैश हमारा ई टू पावर एक्स है, ई टू पावर एक्स की वैल्यू फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ई टू पावर एक्स ही आएगा। अब देखते हैं कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो LHS हमारा y डबल डैश माइनस y डैश है, y डबल डैश ई टू पावर एक्स है, और y डैश भी हमारा क्या ई टू पावर एक्स है, दोनों रखते हैं ये 0, मतलब ये आ गया RHS, मतलब ये वेरीफाइड है, मतलब कह सकते हैं कि ये हमारा जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, तो ये वेरीफाई हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx।
1+y² अपॉन 1+x²। हमें इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अब बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जनरल सोल्यूशन निकालने का 3 तरीका है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन। तो पहले पता करना पड़ेगा कि किस फॉर्म का है, तो dy/dx पहले निकाल लो। यहाँ पर dy/dx दिया हुआ है, तो ये dy/dx तो होमोजीनियस तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम नहीं है। क्यों? यहाँ पर देखिए ये y² है तो इसका 2 है, 1 कांस्टेंट है तो इसका 0 है, तो दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही नीचे या दूसरा एक और तरीका है कि हम जानते हैं, आपको बताया गया ऐसे कि एफ फंक्शन एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई अगर बराबर हो लेमडा के पावर n एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो वो होमोजीनियस होगा, अदरवाइज नहीं हो। तो ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा, तो होमोजीनियस नहीं है। अच्छा, आगे देखें, क्या ये लीनियर फॉर्म में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि dy/dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में होता है, ये तो है ही नहीं। इसका मतलब सिंपल है कि ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा, और यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि 1+y² को dy के पास ले जाएंगे और ये 1+x² को dx के पास ले जाएंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं इसका। तो जैसे आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, और यहाँ पर dy/dx हमने लिख दिया है जो दिया हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, 1+y² को इधर ले गए dy के पास, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में, सॉरी हाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में, देखो डिवाइड में आ गया। अब dx को इधर ले जाएंगे तो dx डिवाइड में है तो इधर लेंगे तो मल्टीप्लाई में, देखो आ गया। अब देखो y वाला टर्म dy के पास आ गया, x वाला टर्म dx के पास आ गया, और ये dx और dy हमेशा मल्टीप्लाई में होना चाहिए। अब दोनों और हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वी गेट, दोनों इंटीग्रेट कर दिए। अब ये देखो ये फार्मूला पर बेस्ड है, कौन सा फार्मूला पर, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dx 1/1+x² कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस सी। यहाँ पर वही है, देखो यहाँ पर वही है dy, मैंने x की जगह y है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो tan को अगर इधर ले जाओगे इन्वर्स को तो ये tan में आ जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ से अब बच्चों आपका क्लियर हो गया, तो ये आपका हम हेंस करके लिख देंगे कि हमारा फाइनल आंसर क्या आया। ठीक है, तो हेंस द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ओके, क्लियर हो गया, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट, ये हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और कौन सा इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट का, तो इसको इवैल्यूएट करना है। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन में देखने से पता चल रहा है कि ये कोई फार्मूला तो है नहीं कि जिसको हम तोड़ दें। दूसरी बात है कि न्यूमरेटर में डबल टर्म है, सेपरेट भी नहीं होगा। आप यहाँ पर देखो x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे तो नीचे क्या बचेगा, 1+log x। अब ये 1+log x सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 1+log x को अगर हम t मानेंगे तो 1+log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x जो दिया हुआ है, तो ये सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। ओके, चलिए करते हैं इसका। यहाँ पर देखिए बच्चों कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, ये इंटीग्रेशन ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 10 ये हमने दिया हुआ है, ले लिया हमने, फिर क्या किया, x कॉमन ले लिया तो 1+log x आ गया। अब यहाँ पर पुट किए 1+log x इक्वल टू टी, इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, log x का 1/x होता है, इधर dt/dx हो गया। अब यहाँ से dx इधर किए तो dx/x इक्वल टू dt, आप dx इक्वल टू भी निकाल सकते हो, तो dx हो जाएगा x dt, हम dx/x निकाल दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो dx/x दिया हुआ है, तो आपकी मर्जी, आप dx बराबर x dt निकाल कर रख दोगे तो वही आएगा। अब देखो देखो एक फार्मूला होता है, ये फार्मूले का यूज होगा जो आगे बताते हैं। अब हमने ये वैल्यू को रख दिया, ठीक है ना, अब देखो ये वैल्यू को हमने रख दिया, नाउ हमने लिखा और ये वैल्यू को रखा, ये दिया हुआ है। अब देखो 1+log x को t माने हैं तो t हो गया, और dx/x क्या आया है dt, तो ये मल्टीप्लाई में dt, तो dt/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t mod t। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन dx/x का होता है log mod x, जिसका बेस ही हो, रख दिया, t की वैल्यू रख दिया, आ गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया हुआ आपका इवैल्यूएट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 यहाँ पर दिया हुआ है इवैल्यूएट 2 से लेके 3 और x dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर चलिए यही यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, इसको आई मान लिए मतलब इंटीग्रेशन है, x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, लिमिट है 2 से 3। अब देखो इसको हम डायरेक्ट, एक फार्मूला होता है, आप सब्स्टिट्यूशन का भी यूज़ कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान कर सकते हो, और नहीं तो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग एफ ऑफ एक्स। ओके, यहाँ भी हम वही किए हैं। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम एफ ऑफ एक्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एफ ऑफ एक्स ले लिया गया तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x तो मौजूद नहीं है, x मौजूद है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने खुद से मल्टीप्लाई किया तो उतना डिवाइड कर दिया। अब इस फार्मूला पर क्या हो गया, ये फिट हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे यहाँ पर साइड में दिखाना चाहते दिखा सकते हो कि हमारा अगर एफ ऑफ एक्स क्या हो गया जी, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा 2x। ओके, अब ये फार्मूला पर बैठ गया तो कितना होता है लॉग एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, लिमिट लगा देंगे 3 से 2। अब क्या करते हैं, ये लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक बार x की जगह हम 3 रख देंगे, फिर माइनस और एक बार x की जगह हम 2 रख देंगे, तो 1/2। अब देखो 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट का यूज़ किए, अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। एक बार x की जगह 3 रख दिए, फिर माइनस x की जगह 2 रख दिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 + 1 10 और ये हो जाएगा 5। ये देखो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b या log m माइनस log n, log m अपॉन n। इस फार्मूले का यूज करके ये आपका आ गया, ये क्लियर हो गया, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, हैंस करके भी आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट में क्या बच्चों बोल रहा है, डिफाइन द एल्गोरिदम, हमें एल्गोरिदम डिफाइन करना है, कंप्यूटर का क्या एल्गोरिदम होता है। चलिए बता देते हैं क्या होता है एल्गोरिदम, बता देते हैं। एल्गोरिदम एक तरह का जो हमारा कंप्यूटर का एकदम बेसिक इंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी प्रोग्राम किस तरह से रन करेगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा, क्या उसका स्टेप होगा, उसको हम लैंग्वेज में अगर लिख देते हैं वही हमारा एल्गोरिदम होता है। ओके, चलिए इसको करते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर लिखे हैं, आप भी ऐसे पॉइंट टू पॉइंट करके लिखोगे। जैसे यहाँ पर लिखे अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच डिस्क्राइब द स्टेप टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू प्रोसेस अ प्रोग्राम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। ठीक है, उसके बाद एन एल्गोरिदम इज ए डिजाइन ऑफ ऑब्टेनिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद एन एल्गोरिदम इज ए बेसिक स्टेप इन द स्टडी ऑफ ए कंप्यूटर साइंस। ये बेसिक स्टेप होता है, तो हमने 2-4 लाइन लिख दिया है, बस 2 मार्क्स का है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बी हो गया सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी के पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि सेक्शन सी आपका 4 मार्क्स का है सभी क्वेश्चन। ठीक है, 11 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर देखिए, अब ये सेक्शन सी में हमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स को और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखना है। ओके, तो चलिए हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखना है तो क्या हो जाएगा, अगर बी है तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसका हो जाएगा हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1/2 मतलब हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। चलिए इसी से बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे इसको। अब जैसे यहाँ पर दिए देख रहे हो कि यहाँ पर बी मैट्रिक्स दिया हुआ जो लिख लिए हैं, फिर उसका हमने बी ट्रांसपोज निकाल लिया क्योंकि हमें ज़रूरत है। अब मान लिया पी बराबर है, एक मैट्रिक्स हो गया पी, कैपिटल में लिखा हुआ है कि हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू निकालते हैं बी ट्रांसपोज। अब देखो ब्रैकेट जो है दोनों में रखेंगे क्योंकि हाफ दोनों में मल्टीप्लाई है, फिर इसको प्लस कर दिया और फिर हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें पी मैट्रिक्स आ गया। अब चेक भी कर लो कि ये हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है, तो इसका हमने ट्रांसपोज निकाल लिया, ट्रांसपोज निकाला तो सेम आ गया। देखो पी ट्रांसपोज पी के बराबर हो गया, मतलब ये मैट्रिक्स जो है
हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो पी माने हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, दूसरा हमने क्यू हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, हम जानते भी हैं, आप ठीक है ना, आप नहीं भी प्रूव करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने बता भी दिया है। फिर इसी तरह से हमने बी ट्रांसपोज लिखा है, बी लिखा है मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज, यहाँ पर माइनस माइनस करके, और ये 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई है, तो इसलिए इस करली ब्रैकेट दिया हमने। आगे फिर हमने क्या किया है कि फिर 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसके अंदर सभी एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर इसका ट्रांसपोज निकाला, चेक कर लेते हैं कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज निकाला, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। फिर हमने क्या देखा कि क्यू, ये जो हमारा क्यू और क्यू ट्रांसपोज में, इसमें और इसमें क्या अंतर है कि जो निगेटिव है वो पॉजिटिव है, इसमें जो पॉजिटिव वो निगेटिव है, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस कॉमन लिया फिर ये क्यू मैट्रिक्स ही आ गया, मतलब क्यू ट्रांसपोज हमारा माइनस क्यू मैट्रिक्स के बराबर हो गया। इसका मतलब क्यू मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब हमें यहाँ पता चल गया कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ऐसे जानते भी हैं हम, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी करते हो तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमें केवल सम के फॉर्म में लिखना है। तो p प्लस क्यू कर दिया हमने, तो वही p मैट्रिक्स, वही हाफ b प्लस बी ट्रांसपोज वाला वैल्यू रख दिया, और ये हाफ b माइनस बी ट्रांसपोज वाला। अब देखो इन दोनों का सम किए तो क्या आ गया, b मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स देखो, ये मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में हो गया, इस ये बराबर दिस प्लस दिस हो गया, आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, ये हमारा इफ़ y इक्वल टू ए ई टू पावर एम एक्स प्लस बी ई टू पावर एन एक्स, सो डैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम इंटू एन वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारा कहाँ का है, डेरिवेटिव का है, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है 5.7 का। हमें ये y दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है, सिंपल सी बात है, ये प्रूफ करना है तो हम LHS बराबर 0 करेंगे। अब LHS में जो जो टर्म दिया है वो तो हमें लाना पड़ेगा, यहाँ पर तो y है तो y तो यहाँ पर रख लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब इसको हमें एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव, मतलब फिर इसको हमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और सबकी वैल्यू यहाँ पर रखकर चेक करना पड़ेगा कि 0 है कि नहीं है। तो चलिए करते हैं। तो जैसे बच्चों आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो दिया है y पहले हमने लिख लिया, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें, मतलब डिफ्रेंशिएट की x के रेस्पेक्ट में इधर भी किए। ये दो टर्म दिया है तो इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक कांस्टेंट ये बाहर हो जाएगा, e टू पावर एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन e के पावर एम एक्स, और एम एक्स क्या हो जाएगा m, तो हो जाएगा a m e टू पावर एम एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा b n e टू पावर एन एक्स, तो लिख दिया हमने। फिर हमें डबल डिफ्रेंशिएशन चाहिए, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो हमने कर दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, फिर वही तरीका होगा। ये ए एम कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, ई टू पावर एम एक्स का हो जाएगा एम ई टू पावर एम एक्स, और बी एन हमारा बाहर हो जाएगा, ई के पावर एन एक्स का हो जाएगा एन ई टू पावर एन एक्स, जैसे देख रहे हो यहाँ पर। और फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये एम एम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ए एम स्क्वायर ई टू पावर एम एक्स हो गया प्लस बी एन स्क्वायर ई टू पावर एन एक्स हो गया। अब सब वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ पर आप LHS देखो लिखा गया है, LHS रख, अब ये वैल्यू रख दिए हैं, एम प्लस एन दिया हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दिए हैं, और यहाँ पर एम एन वाई की वैल्यू रख दिया गया है। अब इसको क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो मल्टीप्लाई कर ये कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, देखो अब कैंसिल हो गया, ये कट गया, सब कट गया एक दूसरे से, प्लस माइनस है ना, कट गया, और ये कितना आ गया, 0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन x, इसको सॉल्व करना है। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो बच्चों ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये यहाँ पर जो दिया हुआ है लिख लिए। तो लिमिट में तो आपको मालूम है कि पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमें वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर चेक करते हैं, यहाँ पर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा,
जीरो प्लस वन मतलब वन, वन के पावर 5 मतलब वन, वन माइनस वन जीरो हो गया और नीचे जीरो। तो यहाँ पर देखो जीरो अपन जीरो फॉर्म हो गया। पहले मन में ही हम देख लेते हैं कि वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिलेगा तो सॉल्व कर देंगे रख के, और नहीं मिलेगा तो फिर आगे। तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म हो गया। तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म हो गया, मतलब पहले हमें ये x टेंस टू जीरो पर x प्लस वन के पावर 5 माइनस वन अपन x की वैल्यू नहीं मिल रही है, अप्रोचिंग वैल्यू नहीं मिल रही है। तो हम कुछ फॉर्मूले यूज़ करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखो, इसको देखकर लग रहा है क्या कि ये इस फॉर्मूले पर बैठ जाएगा। देखो, लिमिट x के पावर n माइनस ए के पावर n अपॉन x माइनस ए, लिमिट x टेंस टू ए, तो n इंटू ए के पावर n माइनस वन होता है इस फॉर्मूले पर। अब यहाँ पर तो समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर x प्लस वन है, यहाँ पर x होना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो x प्लस वन को y मान लो। तो x प्लस वन को हमने y मान लिया। अच्छा, तो फिर ये x की वैल्यू निकालना होगा y के फॉर्म में। तो x बराबर कितना हो जाएगा y माइनस वन। अब ये x प्लस वन तो हो गया y, यहाँ पर वन ही है और x की वैल्यू y माइनस वन। अब लिमिट को भी हमें y में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन y में आ गया। चलिए, क्या दिया हुआ है, तो x टेंस टू जीरो, x इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे, x इक्वल टू जीरो पर ये तो डिफाइन ही नहीं है। x टेंस टू जीरो मतलब उसका अप्रोचिंग वैल्यू, उसके करीब की वैल्यू। चलिए, x टेंस टू जीरो, x अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है इसका मतलब, अब दोनों साइड हमने प्लस वन कर दिया, मतलब x प्लस वन फिर किसको अप्रोच करेगा, वन को। तो x प्लस वन मतलब कि क्या है, y, मतलब y किसको अप्रोच करेगा, वन को। मतलब x अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच करेगा, वन को। क्यों, क्योंकि y बराबर x प्लस वन है। अब हम x टेंस टू जीरो की जगह पर y टेंस टू वन लिख सकते हैं, लिख दिया, सभी वैल्यू रख दिया। अब जैसे ही रखा, देखो ये फार्मूला पर फिट हो गया, पूरा फार्मूला पर x के पावर n माइनस ए के पावर n, यहाँ पर x और a है, यहाँ भी x है, और यहाँ भी x टेंस टू ए, जो यहाँ पर x है यहाँ पर, और टेंस टू a यहाँ भी वैसे ही है। यहाँ पर देखो पावर कर दिया, वन के पावर 5 कर दिया। अब ये फार्मूला पर हो गया, a की जगह पर क्या है वन, n की जगह पर 5, तो 5 वन के पावर 5 माइनस वन, और वन के पावर 4 कितना हो गया, वो वन ही, तो 5 इक्वल 5 आ गया आंसर, सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16, हमें फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। यहाँ पर दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81। ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साइड कर देंगे, जिसमें नहीं उसको दूसरे साइड करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए बता देते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करें। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर हम जो दिया हुआ है लिख दिया है, उसके बाद हमने क्या कर दिया है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया है एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर जैसे लिख दिया। अब सभी साइड प्लस में है, सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दिया। ये कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, ये एक्स क्यू का हो गया 3x स्क्वायर, ये u इंटू वी पर कर दिया है डिफ्रेंशिएशन, इसको भी u इंटू वी में डिफ्रेंशिएट कर दिया है, और वाई क्यू का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जीरो। फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया गया यहाँ पर। अब डिफ्रेंशिएट कर कर देखो, जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स उसको एक साइड कर दिया, जिसमें नहीं है उसको दूसरे साइड कर दिए, ठीक है। फिर हम क्या कर दिए हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या कर दिए हैं, कॉमन ले लिए हैं, ये बच गया। अब फिर क्या हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो ये पूरा प्रोडक्ट में है, इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखो आ गया आपका आंसर, हो गया आंसर, यही हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो डैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय फंक्शन, ये दिया हुआ है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। अब इसमें क्या करते हो बच्चों, आप क्या करते हो, इसी को चेक करने लगते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। नहीं, ये नहीं करना है। क्वेश्चन में दे दिया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 3 पर, मतलब एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 3 पर ये आपका फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूअस है। अब तो कंटिन्यूअस है, तो ये जो ए दिया हुआ है जिसकी वैल्यू हम नहीं जान रहे, और इसमें ये जो बी दिया है इसकी वैल्यू नहीं दे रहे, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। जैसे देख लो यहाँ पर ये फंक्शन हमारा जो दिया हुआ है, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 3 पर। तो क्या करेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है एक्स इक्वल टू 3 पर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होगा, और फिर यहाँ से हम सॉल्व रिलेशन निकाल देंगे। चलिए पहले हम, तो एट एक्स इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या होगा, तो एक्स इक्वल टू 3 पर एक्स प्लस वन है, लिख दिया। एफ ऑफ 3 निकाल लिए,
अच्छा ये आ गया। अब एल एच एल निकालिया, एल एच एल हुआ लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू थ्री माइनस मतलब थ्री से छोटा, थ्री से छोटा में फंक्शन क्या है एक्स प्लस वन, रख दिया, लिमिट सॉल्व किया, ये आ गया। आर एच एल मतलब कि थ्री प्लस में थ्री लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू थ्री प्लस में फंक्शन क्या है बी एक्स प्लस थ्री, यहाँ पर हमने कर दिया। चलो ये देखो रख दिया, लिमिट निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री, ये कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन बोल रहा है। इसका मतलब कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ थ्री तीनों बराबर होगा, तीनों की वैल्यू रख दिए यहाँ पर। अब हम इसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू इसके बराबर है और ये भी वैल्यू इसके बराबर है, मतलब थ्री ए प्लस वन थ्री बी प्लस थ्री के बराबर है। चलिए तो इसको इधर कर दिए, बी को वन को इधर किए, तो क्या आ जाएगा, थ्री कॉमन ले लिया तो ए माइनस बी इक्वल टू टू, तो ए माइनस बी इक्वल टू टू अपॉन थ्री आया। तो ये भी लिख सकते हो, ये भी हो सकता है, ए इक्वल टू हो गया बी प्लस टू अपॉन थ्री। दिस इज ए रिलेशन, ए और बी में ये रिलेशन है कि ए हमारा जो है बी से टू अपॉन थ्री ज़्यादा है। ओके ये आपका आंसर हो गया, ये भी छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, इवेलुएट करना है या हमारा इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन किसका है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बनेगा, ठीक है ना। आइलेट का यूज़ करके हम u और v पता करेंगे और फिर फॉर्मूला लाकर सॉल्व करेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि ये इंटीग्रेशन, ये आई दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स डी एक्स हो गया। अब चाहे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इसमें u और v पता करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यहाँ पर ये देखो फॉर्मूला लिखा है हुआ है, इंटीग्रेशन u v dx, तो क्या होता है u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du अपॉन dx इंटीग्रेशन v dx का होल इंटीग्रेशन, ये दिया हुआ है। अब पहले पता करना पड़ेगा कि कौन u है कौन v है, तो उसको कैसे पता करते हैं, आई लेट से। देखो आई एल ए टी ई, जो पहले आएगा वो u हो जाएगा, जो बाद में आएगा v। अब देखो x अलजेब्रा है, लॉग है, देखो लॉग पहले आया है, अलजेब्रा बाद में, तो लॉग u हो जाएगा और a क्या हो जाएगा, अलजेब्रा क्या हो जाएगा v, तो लॉग x आपका u और x आपका v हो गया। अब हम फार्मूला पर बैठा दिए हैं यहाँ पर सबका, ठीक है, आगे कर दिए हैं, क्योंकि हमारा log x हो गया u और x हो गया v, बैठा दिया गया है। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू ली हो जाएगा, वन अपॉन एक्स डिफ्रेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर एक्स अपॉन टू आया, वन अपॉन टू बाहर हो गया, फिर इंटीग्रेट की एक्स स्क्वायर अपॉन टू आया, इसको सॉल्व किया तो ये आया, बस हो गया, ये दिस इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये 19 भी इंटीग्रेशन का है, कैसा है जी, इनडिफिनिट का है। अब ये जो क्वेश्चन दिया है ये कैसा पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, अगर सॉरी प्रॉपर, हाँ प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, अगर इम्प्रॉपर होता है तो इसको प्रॉपर में चेंज करते हैं, कैसे करते हैं, डिवाइड करके। कैसे पता करते हैं कि प्रॉपर है इम्प्रॉपर, तो ये देखो ऊपर वाला का डिग्री नीचे वाला का डिग्री से कम है, ओके, इसलिए कैसा है जी, ये हमारा हो गया प्रॉपर। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखो जो दिया हुआ है हमने इसको आई मान लिया, अब हम इसका वाला पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। हाँ देख लेंगे नीचे हमारा फैक्टर में होना चाहिए, नीचे फैक्टर में है, चलो कर लिया। अब यहाँ पर dx मत लिखना, हमें केवल इसको उठाया, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू को उठाया। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इसका फॉर्म होता है ए अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा या बी अपॉन एक्स प्लस टू हो जाएगा, इसको सॉल्व किए तो ये आया। अब यहाँ से ए और बी का निकालने का तरीका बहुत होता है, आप इसको सॉल्व करके कोफिशिएंट इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हो, हमने डायरेक्ट कर दिया है। कैसे, देखो ए निकालना, उसके नीचे क्या एक्स प्लस वन बराबर क्या करो जीरो, तो एक्स बराबर कितना आ गया माइनस वन, और यहाँ पर एक्स प्लस टू को जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस टू, मतलब एक्स इक्वल टू माइनस वन और एक्स इक्वल टू माइनस टू इस इक्वेशन वन में रखेंगे तो ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे लिखे हैं एक्स इक्वल टू माइनस वन और एक्स इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन वन वी गेट, पुट करना है, पुट किए हमने। चलो एक्स इक्वल टू माइनस वन इक्वेशन में पुट किए, पहले LHS में भी करेंगे RHS में, देखो माइनस वन हुआ, इसमें किए, देखो इसमें भी किए, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा a, क्योंकि माइनस वन प्लस टू कितना हो गया वन, तो a बराबर कितना आ गया माइनस वन, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। अब x इक्वल टू माइनस टू रखिए इसमें,
इसमें, तो हो गया x -2। इधर देखो a -2 + 2 b की जगह पर रखे तो ये तो 0 हो गया। इसको सॉल्व किए तो -2 + 1 -1 इंटू बी तो -b, तो b बराबर कितना आ गया 2। तो a बराबर -1, b बराबर 2। अब इसको हम रख दिए, अब इसी को फिर हमें इंटीग्रेट करना है। चलिए, तो ये वैल्यू इसके बराबर है, रख दिया गया, dx लगा दिया गया। अब दोनों को अलग कर दिया गया। ये क्या होता है, dx/x+1 क्या होता है, log होता है, log x+1। हाँ, देख लेंगे कि x के साथ कितना मल्टीप्लाई है। x के साथ 1 मल्टीप्लाई है तो 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका भी वही हो गया। अब इसको आप यही भी छोड़ सकते हो, और नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो। इसको देखो, इसको हम क्या कर दिए, पावर में हो जाएगा। अगर हमें ऐसे लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस लॉग आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे मॉड x+1 अब प्लस ये हो जाएगा लॉग तुम्हारा x+2 का स्क्वायर। अभी देखो, इसको ऐसे लिखो, log x+2 का स्क्वायर माइनस log x+1। अब ये log a माइनस log b क्या होता है, log a/b। वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 20 हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का है। हमें पता करना है जनरल सोल्यूशन। वही पता है कि पहले हम dy/dx निकाल लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये किससे होगा, वेरिएबल सेपरेशन से, होमोजीनियस से या लीनियर से। ओके, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है हमने लिख लिया और फिर हमने dy/dx निकाला। तो देखो dy/dx आ गया। अब इस देखकर ही लग रहा है कि ये लीनियर फॉर्म में तो होगा नहीं। दूसरी बात है, ये होमोजीनियस में भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो होगा ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री एक जैसा है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये होमोजीनियस में नहीं है। हाँ, ये वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है। जैसे देखो, ये पूरे को dx के पास ले जा सकते हैं, y वाला टर्म है ही नहीं, तो dx को हम इधर ला दिए, मल्टीप्लाई में हो गया। मतलब देखो, x वाला dx के पास गया, y वाला टर्म है ही नहीं। अब दोनों इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पर देखो, अब एक चीज़ हमेशा देना, ये अब ध्यान देना कि ये कितने मार्क्स का है। 2 मार्क्स के है तो ये ठीक है। अगर 4 मार्क्स का होगा तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं। हम ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, f'(x/dx) बराबर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे। e⁻x प्लस e⁻−x को हम ऐसे t मानेंगे, फिर दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा। ठीक है ना, dx के साथ तो आपका आ जाएगा dt/t और वो हो जाएगा log t, फिर वैल्यू डालते। अगर 2 मार्क्स में होगा तो ये हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो तो मार्क्स कटेगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि इसे 4 मार्क्स का है तो थोड़ा सा हम कुछ स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो हमने तो डायरेक्ट कर दिया है। ओके, लेकिन आप जो है ना, अगर 4 मार्क्स से हो तो सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन एज x² + bx + c = 0। यहाँ पर हमें इसका एल्गोरिदम लिखना है और इसका फ्लो चार्ट भी बनाना है। देखो, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में कोई ख़ास अंतर नहीं होता है। एल्गोरिदम जो होता है वो इसको सॉल्व करने की वो प्रोसीजर क्या है, वो स्टेप क्या है, कैसे क्या क्या तरीका है। ठीक है ना, और उसी को अगर हम डायग्राम के रूप में बता देंगे वो फ्लो चार्ट हो गया। फ्लो चार्ट भी एक तरह का एल्गोरिदम ही होता है, बस वो डायग्राम में होता है। चलिए करते हैं इसका। अब देखो, हमें एल्गोरिदम बोल रहा लिखने के लिए तो एल्गोरिदम लिखेंगे। हम पहले ये नहीं लिखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या करना है। ठीक है ना, क्या क्या करना है बस वही स्टेप लिखेंगे। तो देखो, हमने स्टेप 1 में स्टार्ट कर दिया। इसके लिए हमें इनपुट चाहिए, तो ABC इनपुट चाहिए। हाँ, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट D = डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। अच्छा, हाँ, पहले से हम ये चेक कर लेंगे कि हमें कैसे करना है। ये पहले से रफ में हम पहले से पता कर लेंगे कि हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट हम चेक करेंगे कि 0 के बराबर है कि नहीं। देखो यहाँ पर स्टेप 4 में कि D = 0 चेकिंग कर रहे हैं। यस, जब येस होगा इसका मतलब क्या, देन कैलकुलेट होगा, x = -b/2a होता है। और डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले होगा या आउटपुट होगा।
ठीक है ना। ये डिस्प्ले करेगा कि आंसर एक्स जो भी आएगा, इसको इन्वर्टेड कॉमा में दे दिए एक्स इक्वल टू जो इसकी वैल्यू आएगा। और क्या डिस्प्ले करेगा कि रूट्स आर इक्वल एंड रियल, माने रूट्स हमारा रियल है और इक्वल है। स्टेप 3 है, अब डी 0 के बराबर नहीं होगा तो डी 0 से बड़ा होगा, तो कल चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पर। फिर स्टेप 5, डी ग्रेटर देन 0, यस देन जब 0 से बड़ा होगा तो कैलकुलेट करेंगे x1 माइनस बी अपन प्लस डी अपन रूट 2 है, x2 माइनस में लग जाएगा यहाँ पर। और डिस्प्ले करेगा आंसर x1 करेगा, फिर आंसर x2 करेगा, रूट्स क्या करेगा फिर रियल और डिस्टिंक्ट। अच्छा, एल्स मतलब अदरवाइज, ऑल्सो नहीं एल्स या अदरवाइज, मतलब डी 0 के बराबर नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ तो, मतलब छोटा हुआ तो एल्स लगा दिया गया। तो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा कि रूट्स आर इमेजिनरी, कैलकुलेट नहीं करना है आंसर, बस ये, उसके बाद स्टॉप हो गया। अब इसी को हम फ्लो चार्ट में करेंगे। देखिए फ्लो चार्ट में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि बॉक्स जो है हर एक इनपुट के लिए अलग बॉक्स होता है, स्टार्ट और स्टॉप के लिए अलग बॉक्स होता है, कैलकुलेशन के लिए अलग बॉक्स होता है, डिसीजन अलग बॉक्स होता है, ये हमें ध्यान रखना होता है। स्टार्ट के लिए ऐसे सर्कल होता है, इनपुट के लिए ऐसे पैरेललोग्राम होगा, डिसीजन के लिए देखो ये डायमंड वाला है। चलिए तो यहाँ पर इनपुट दे दिए, डिसीजन लिए, इज क्या डी 0 के बराबर है, यस बराबर है, तो कैलकुलेट किया गया इस तरह का बॉक्स रेक्टेंगल। आंसर ये आउटपुट हुआ, आउटपुट आंसर में आया तो पैरेललोग्राम, ये भी आउटपुट आंसर में है पैरेललोग्राम। और फिर यहाँ